हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम प्रॉपरली फुल मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिस्कस करने वाले हैं, सारे कंसेप्ट समझने वाले हैं इस एक मैराथन के जरिए, जिसमें 1 आवर में मैं आपको सारी चीज़ें डिस्कस करवाने वाला हूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के वो सारे कंसेप्ट्स जो पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में कवर किए गए हैं। तो कुल मिला के पंजाब यूनिवर्सिटी सिलेबस के अनुसार आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है कल बच्चों, उन सभी के लिए मैंने इस एक वीडियो के अंदर सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स कवर कर दिए हैं, जिसको बस आपने पेपर में जाने से पहले ही सुनना है। आपको वो सारी चीज़ें याद रहेंगी एग्जाम में लिखने से पहले जो आपने इस वीडियो में सुन ली एक बार। तो बस बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको। एज यू नो, मैं हर मैराथन लेकर आता हूँ, हर सब्जेक्ट का लेकर आता हूँ, तो बेनिफिट आपको हर बार मिलता है, इस बार भी मिलेगा। तो ध्यान से पूरी वीडियो को सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, सारे कंसेप्ट इस एक बार में ही वीडियो में समझ में आ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्टेड विद द मैराथन। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, आप में से किसी भी स्टूडेंट को कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई नोट्स या एवन कोई क्लासेस चाहिए तो आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और क्लासेस की डिटेल्स आपको भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दैट्स ऑल, लेट्स स्टार्टेड। ये सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? ये एक ऐसी अकाउंटिंग ब्रांच है जिसका मेन फोकस होता है वो सारी रेलेवेंट फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपने इंटरनल यूजर्स को देना, स्पेशली मैनेजर्स को देना, जिससे मैनेजर्स इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकें, प्लानिंग कर सकें और अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल बना के रख सकें। तो मीनिंग बहुत क्लियर सा है, बहुत सिंपल सा है कि सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अपने मैनेजर्स को जब हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल बेसिस पे हो चाहे नॉन फाइनेंशियल बेसिस पे हो, जिससे हमारे मैनेजर्स आसानी से डिसीजन ले सकें, प्लानिंग कर सके, कंट्रोल बना के रख सकें और अपने गोल्स जितने भी हैं उनको अचीव कर पाएं, फ्यूचर ओरिएंटेड बन पाएं। दैट सिस्टम इज कंसीडर टू बी द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। अब इसमें और क्या चीज़ें होती हैं? इंटरनल फोकस होता है। इंटरनल फोकस मीन्स स्पेशली हमारा फोकस होता है कि इंटरनल यूजर्स की मदद करना, स्पेशली मैनेजर्स की मदद करना, वो सारी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसको वो देकर जिससे वो आसानी से अपने डिसीजन ले पाए, जिससे वो अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर पाए। तो मीनिंग का ही दोबारा से एक पॉइंट निकाला हुआ है जो इसके मेन फीचर में कवर हो जाता है। सेकेंड है फ्यूचर ओरिएंटेशन। मैंने ये भी बताया कि स्पेशली हम मैनेजर्स को वो इन्फॉर्मेशन दे क्यों रहे हैं, ताकि वो फ्यूचर ओरिएंटेड बन सके, मींस फ्यूचर के बारे में सोच सके, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर सके, बजट्स बना सके, कॉस्ट कंट्रोल कर सके, रिसोर्सेज का बेस्ट एलोकेशन कर सके, राइट। नेक्स्ट आता है कॉस्ट एनालिसिस एंड कंट्रोल। मैंने अभी बताया कि कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करना है, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है। ये दोनों मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे किसके? कॉस्ट अकाउंटिंग के। तो उन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया गया है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये सारे काम मैनेजर्स के होते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस चीज़ में हमारी मदद करती है। नेक्स्ट आता है नॉट बाउंड बाय अकाउंटिंग रूल्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक वॉलंटरी अकाउंटिंग सिस्टम है। इसको आप अपनी इच्छा अनुसार या मैनेजमेंट अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। इसमें कोई अकाउंटिंग रूल की आपको बंदिश नहीं है कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग सपोर्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअली में हमारे मैनेजर्स की मदद ही कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करके ऑन अ टाइमली बेसिस, जिससे वो अपने डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं। मींस डिसीजन मेकिंग सपोर्ट उनको मिलता रहता है विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर है? अब देखिए, बात करते हैं इसके स्कोप के बारे में। तो जनरली ये जो साइड पे लिखा है कॉस्ट अकाउंटिंग, इंटरनल रिपोर्टिंग, ये सारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप में कवर हो जाती हैं चीज़ें। तो जनरली सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद ही करी जाने वाली चीज़ है, क्योंकि जो आपने कॉस्ट पहले एनालाइज करी, कॉस्ट की जो अकाउंटिंग आपने डन करी, यानी जो भी आपने मतलब कॉस्ट देखी है, उसमें कितना कॉस्ट कंट्रोल चाहिए, कितनी कॉस्ट रिड्यूस करनी है, मतलब कॉस्ट किस तरीके से हमारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स के ऊपर अफेक्ट कर रही है, इन सब चीज़ों को एनालाइज करने का काम मैनेजर का होता है। तो कुल मिला के मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर फोकस करता है, मींस कॉस्ट अकाउंटिंग को मैनेज करता है, मतलब कॉस्ट कंट्रोल कैसे करनी है इसका ध्यान रखा जाता है। कॉस्ट इस तरीके से मैनेज करनी है कि उसमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हमें मिल सकें, तो इन दोनों में रिलेशन कैसे बना के रखना है, ये भी हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जरिए पता चलता है, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ रिलेशन में आती हैं चीज़ें। ठीक है। इंटरनल रिपोर्टिंग। अब ये बात तो बार बार हो चुकी है कि जो भी हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, उसमें हम मैनेजमेंट रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं और कुछ ऐसे टूल्स भी एनालिसिस के लिए लेकर आते हैं जिनसे हम अपने मैनेजमेंट की मदद कर सकें क्विक डिसीजंस लेने के रिगार्डिंग।
तो इसीलिए हम इंटरनल रिपोर्टिंग करते हैं इस तरीके की, जिससे हम बहुत सारे टूल्स उसको एनालाइज करने के लिए देते हैं और उन टूल्स के बेसिस पे जो इंटरप्रिटेशन बनती हैं उनको रेडी कर कर अपने यूजर्स की मदद करते हैं क्विक डिसीजंस लेने के रिगार्डिंग। ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जनरली हम बजट्स भी बनाते हैं, कुछ फाइनेंशियल आउटकम्स को भी प्रिडिक्ट करते हैं और वेरी इंपॉर्टेंटली जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर भी किया जाता है, जिसके बेसिस पे हमें अगर कोई डेविएशंस नज़र आती हैं तो उसको करेक्ट बेसिस पे ठीक करके हम क्या करते हैं, टाइमली बेसिस पे आने वाली फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं ऑन अ फाइनेंशियल बेसिस। राइट। परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जनरली हम बहुत सारे जो टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्पेशली फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स होते हैं, उनको हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम कंपैरिजन इजी कर सकें, ताकि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एफिशिएंसी बढ़ा सकें। तो ये एक तरीके से क्या किया जा रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू एंड फेयर व्यू में कैसे दिखा सकें या एफिशिएंट कैसे बना सकें और अपने जो इंडस्ट्री बेंचमार्क है उनके साथ कंपेयर करके क्या हम उस लेवल तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे, इसको एनालाइज कर सके या असेस कर सके। ये सारे काम हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ही कवर किए जाते हैं एज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है जी। टैक्स प्लानिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको टैक्स प्लानिंग भी सिखाता है। कैसे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्रॉपर एनालाइज किया जाता है इनकम स्टेटमेंट्स को। इनकम स्टेटमेंट जनरली हमें यह बताती है कि हमारा प्रॉफिट या हमारी टोटल इनकम कितनी आ रही है, उस बिहाफ पे हमें अपना टैक्स बनाना पड़ता, मतलब टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर हम अपनी इनकम को कंट्रोल कर लें, मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा इनकम मत कमाओ, मतलब टैक्स प्लानिंग करना सीख जाओगे आप, कि अगर आपको ज़्यादा लगता है कि ज़्यादा इनकम हो रही है, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तभी तो आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर पाओगे ना। तो ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज़ का एनालाइज आप तभी कर पाओगे जब आप इनकम स्टेटमेंट्स बना पाओगे बहुत सारे मतलब बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करके, स्पेशली उसका एनालाइज अगर अच्छे से कर पाओगे तो। एनालिसिस करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको टूल्स देता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बेसिस पे टैक्स प्लानिंग करना भी आसान हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब देखो जो भी आप टूल्स लेकर आते हो एनालाइज पर्पस के लिए, तो एनालाइज करने के बाद आपको कहा जाता है कि आपने इंटरप्रेट करना है कि आपने क्या एनालाइज करा और क्या देखा। तो उस बेसिस पे जो इंटरप्रिटेशन होती है वो हम इसमें देते हैं। ज़्यादातर इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव नेचर की होती है, हम अपने हिसाब से देते हैं, जो हर ऑर्गेनाइजेशन में वेरी करती रहती है। तो कुल मिला के ये भी एक ऐसा पार्ट है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कवर किया जाता है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स की तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो जनरली बेसिक से ऑब्जेक्टिव है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हुए हैं, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कुल मिला के प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हमारी मदद करती है। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हम क्या करते हैं, एनालाइजेशन और इंटरप्रिटेशन करते हैं बहुत सारे डेटा की, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो उस इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस की हेल्प से मैनेजर आने वाले समय के लिए आसानी से प्लानिंग कर सकते हैं और अपनी पॉलिसीज़ को उस हिसाब से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास मोटिवेट द एम्प्लॉयज़। अगर हम प्रॉपर एनालाइज टूल दे दें अपने मैनेजर्स को और स्पेशली एम्प्लॉयज़ को ये बता दें, मतलब उनको वो सारी चीज़ें उनको दे दें जो उनको चाहिए। मतलब इन सिंपल टर्म एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए ना उनको, कि वो एनालाइज कर सके। एम्प्लॉयज़ को यही तो चाहिए ना कि हमें कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से मिल जाए जिनसे हमें ये पता चल जाए कि कंपनी कितना कमा रही है, कितना प्रॉफिट है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो अगर आप उसको इफेक्टिव वे में अपने मैनेजर्स को शो करोगे, सॉरी अपने एम्प्लॉयज़ को शो करोगे, तो वो उस हिसाब से मोटिवेट होकर ये फील करेंगे कि आप उनका पैसा हमारी कंपनी में सेव है या फिर उनके साथ कंपनी के रिलेशन काफ़ी बेटर हैं, कंपनी उनको बेनिफिट देती रहेगी, कंपनी उनके साथ कनेक्टेड रहेगी। हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जब बनते हैं तो उनमें अगर प्रॉपर मैनेजमेंट करनी है तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ज़रिए ही पॉसिबल हो पाती है। हेल्प इन मेकिंग द डिसीजन, बहुत बार बात हो चुकी है इसके बारे में। हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। अब ऑब्वियस ही बात है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोऑर्डिनेशन का सिस्टम भी बहुत अच्छे से बना रहता है, या फिर आप ये कह लो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो मेन एडवांटेज है वो है कोऑर्डिनेशन बना के रखना। क्योंकि कोऑर्डिनेशन तभी पॉसिबल हो पाता है जब कहीं ना कहीं प्लानिंग अच्छे से की गई हो, जब टाइमली बेसिस पे इंफॉर्मेशन हर किसी को मिल रही हो, इंटरप्रिटेशन का जो वे है वो प्रॉपर हो रहा हो। तो अगर ये सब चीज़ें मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रॉपर वे में कर रही है तो उसका बेनिफिट कोऑर्डिनेशन में भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें ये भी बताता है कि देखो जी, मैनेजर्स को टाइमली बेसिस पे वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए जिससे वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके ऑन अ टाइमली बेसिस। और ये तभी पॉसिबल है जब आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग अच्छे वे में करना सीख जाओगे, अच्छे वे में कर पाओगे। पॉइंट। एंड द लास्ट पॉइंट इज हेल्प इन कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस।
कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको बजट प्रिपेयर करना सिखाता है। उस बजट के बेसिस पे आप ये कह लो कि एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो ना, हर परफॉर्मेंस को करने के लिए क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, या फिर आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होनी चाहिए। उस स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस पे फिर हम जब एक्चुअल परफॉर्मेंस परफॉर्म करते हैं ना, तो उन दोनों में कंपेयर किया जाता है। तो कंपैरिजन के बेसिस पे अगर हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस बेटर है तो भी ठीक है, नहीं बेटर है, क्यों बेटर नहीं है ये भी देखा जाता है। तो कुल मिला के डेविएशंस अगर निकल के आती हैं तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाते हैं ऑन अ टाइमली बेसिस, और उन चीज़ों को ठीक करके कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश की जाती है। दैट्स ऑल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है। अब जल्दी से इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अगर हम बात करें कि फंक्शंस क्या हैं हमारे मैनेजमेंट अकाउंटेंट के, तो जो मैंने अभी ऊपर बताया उससे रिलेटेड फंक्शंस ही हमारे मैनेजमेंट अकाउंटेंट के बनकर आएंगे। जैसे कि फाइनेंशियल एनालिसिस करना, जो ये एनालिसिस करने का काम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम बना रहे हैं या जो कंपनी बना रही है उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करके इंटरप्रेट करने का काम किसका है, हमारे मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। मैनेजीरियल कंट्रोल बना के रखना, प्रॉपर्ली देखना कि जो स्टैंडर्ड सेट हुए हैं क्या उसके हिसाब से एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है कि नहीं हुई, उसको कंपेयर करने का काम भी किसका है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। कम्युनिकेशन प्रॉपर चल रही हो, इंटरप्रिटेशन तभी बेटर हो पाएगी, तो ये भी काम किसका है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। प्लानिंग और फोरकास्टिंग ऑब्वियसली बात कर चुके हैं इसके बारे में। कोऑर्डिनेटिंग डन हो चुका है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए डिसीजंस लेते रहना, और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए डिसीजन तभी पॉसिबल हो पाएंगे जब पास्ट डेटा आपके पास प्रॉपरली आ पाएगा। तो अगर पास्ट डेटा मीन्स टू से दैट हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे अगर हम प्रॉपर एनालाइज करेंगे, प्रॉपर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके उस बहुत सारे टूल्स के हेल्प से उसको इंटरप्रेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं उससे क्या बेनिफिट होने वाला है, उससे हमें आने वाले पीरियड में मदद मिलने वाली है कि आज की जो करंट पोजीशन है कंपनी की, उस चीज़ को देखते हुए हमें कल क्या करना है, कल की क्या प्लानिंग होगी, लंबे समय के लिए क्या प्लानिंग होगी, कंपनी की क्या कंडीशन हो सकती है आने वाले समय में। इन सब चीज़ों को हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में ले आते हैं, और ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब मैनेजमेंट अकाउंटेंट है उसको अगर सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएंगी विद द हेल्प ऑफ मतलब कह लो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगर उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग भी कर सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज सप्लाई द इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर द लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। जो डिफरेंट लेवल्स हैं, टॉप, मिडल और लोअर लेवल, उनको भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो टाइमली बेसिस पे हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर जो जो इन्फॉर्मेशन हर एक पर्सन को चाहिए उसको वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए, ताकि किसी भी पर्सन को, किसी भी यूज़र को डिससेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग ना आए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, और ये सब चीज़ें मैनेजमेंट अकाउंटेंट ही करता है। उसको ही ये देखना होता है कि क्या यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमारे सारे मैनेजमेंट लेवल पे पहुंच गई है, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन ब्रेक हो सकती है अगर उनको वो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमें, मतलब उनको टाइमली बेसिस पे ना मिली तो कम्युनिकेशन में एरर आ सकते हैं, कोऑर्डिनेशन में एरर आ सकते हैं। तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए टाइमली सप्लाई करना ज़रूरी है हर उस रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में जो हमें उनको देनी है। पॉइंट, चलिए, तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जनरली तीनों के बीच में कॉमन पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। तो पहले पर्पस के बेसिस पे बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस है एक्सटर्नल यूजर्स की मदद करना, जो हमारे अकाउंटिंग यूजर्स हैं उनको वो सारी इन्फॉर्मेशन देना जो उनको चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है कि कॉस्ट कैसे कंट्रोल करनी है, मतलब कॉस्ट कितनी लग रही है और उसको कंट्रोल कैसे करना है ये देखना। और हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस होता है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग करना। फोकस हमारा रहता है, जब भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करोगे तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमारा फोकस रहेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट की एफिशिएंसी और कॉस्ट कंट्रोल करने का हमारा मेन फोकस रहेगा। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हमारा फोकस फ्यूचर प्लानिंग कैसे करनी है इसके ऊपर रहता है। ठीक है। यूज़र हमारे कौन से होते हैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। टाइम ऑफ ओरिएंटेशन, मतलब इन सिंपल टर्म फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर। कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग किसके ऊपर आपकी मतलब होती है, वो हिस्टोरिकल डेटा भी होता है और आज का प्रेजेंट डेटा भी होता है उसके अंदर। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है ना, उसमें ज़्यादातर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते ही क्यों हैं, पास्ट डेटा का इस्तेमाल करके सोचते हैं फ्यूचर का काम करने के रिगार्डिंग। इन सिंपल टर्म फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो काम ही किसके ऊपर करती है, हिस्टोरिकल के ऊपर। कॉस्ट अकाउंटिंग पास्ट का इस्तेमाल करके प्रेजेंट के ऊपर ध्यान देती है, और प्रेजेंट से फ्यूचर तक का सारा काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर छोड़ा जाता है। ठीक है। स्कोप क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरी की पूरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कवर करती हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जनरली
प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट कितनी हो रही है या लगी है उसके बारे में बात होती है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम जनरली फाइनेंशियल बेसिस पे भी बात करते हैं, ऑपरेशनल बेसिस पे भी बात करते हैं, और मैनेजीरियल बेसिस पे जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो भी अवेलेबल है या नहीं उसके बारे में भी यहाँ बात की जाती है। और जो जो भी रिपोर्टिंग प्रिपेयर होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट या कैश फ्लो प्रिपेयर होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट शीट्स वगैरह प्रिपेयर होती हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर बजट्स बनते हैं, वेरिएंस एनालिसिस होता है और परफॉर्मेंस की रिपोर्ट्स रेडी की जाती हैं। दैट्स ऑल। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ लिमिटेशंस बता दीजिए जल्दी से। तो मैं बता देता हूँ, पहले नंबर पे लैक ऑफ नॉलेज। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग इतना आसान काम तो नहीं है ना कि सिर्फ अकाउंटिंग की नॉलेज आ गई तो ख़त्म सारा काम। अकाउंटिंग के साथ साथ इकोनॉमिक्स की नॉलेज चाहिए, स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज चाहिए। तो एक ही पर्सन हर फील्ड में परफेक्ट है ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, तो इसीलिए लैक ऑफ नॉलेज इसमें रहता ही है लिमिटेशन। सेकंड आता है पर्सनल बायसनेस। अब देखो आप ही इंटरप्रिटेशन मतलब दे रहे हो ना, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सब कुछ सब्जेक्टिव नेचर का है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन एनालाइज करके आपने ही देनी है। तो हर एक कंपनी में अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है हर चीज़ को लेकर, तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कंपैरिजन करने में डिफिकल्टी करती हैं और उसकी वजह से पर्सनल बायसनेस नज़र आती है। टॉप हैवी स्ट्रक्चर। अब देखो जब भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग करनी है तो बहुत बड़े लेवल का स्ट्रक्चर चाहिए, बहुत बड़े मैनेजमेंट चाहिए। तो लार्ज वर्कफोर्स का मतलब है आपको उतनी ही ज़्यादा कॉस्ट भी लगेगी जो कि आपके पास इतनी अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, स्पेशली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे ही तो सब कुछ डिपेंड हो रहा है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल डेटा पे डिपेंड है, तो हिस्टोरिकल डेटा इतना अच्छा नहीं होता। अगर उसमें कोई गलतियां आ गई तो प्रॉपरली बात है कि मतलब ऑब्वियस ही बात है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी गलत हो जाएगी, उसका रिजल्ट भी गलत हो जाएगा। एंड द लास्ट थिंग इज साइकोलॉजिकल चेंज। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब हम लेकर आते हैं ना, तो उसके लिए हमें अपने मैनेजमेंट को प्रॉपर चेंज करना होता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर चेंज करना होता है। तो जो ये चेंज आता है ना, ये एम्प्लॉयज़ कभी नहीं चाहते ज़्यादा चेंज होना। वो चाहते हैं कि जो उनको मिला है वो उसी में खुश हैं, उनको चेंज ज़्यादा पसंद नहीं होता। तो इसीलिए कई बार एम्प्लॉयज़ भी नए चेंजेस को रेसिस्ट कर देते हैं, तो वो भी एक लिमिटेशन है। डन। तो ऑल दिस इज़ अबाउट द मैनेजीरियल मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इसके बाद अगला टॉपिक है आपके सामने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको बोलते हैं। अब अगले चैप्टर पे बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं। तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिंपल मतलब है एक ऐसी समराइजेशन रिपोर्ट्स जिसके ज़रिए हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताया जाता है, फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता चलता है। वो हमारी मतलब वो समरी रिपोर्ट्स को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम दे देते हैं। फॉर एन एग्जांपल बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये सब चीज़ें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही आती हैं। अब जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या होती हैं? ये हिस्टोरिकल डेटा पे बनी होती हैं, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। क्वांटिटेटिव होती हैं, क्वालिटेटिव नहीं होती। क्वांटिटेटिव का मतलब है ज़्यादा काम इसमें न्यूमेरिकली ही होता है। क्वालिटेटिव बेसिस पे यानी मैनेजर की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उन चीज़ों पे बात नहीं की जाती, या कंपनी की गुडविल कैसी है, उन चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाता। सिर्फ नंबर्स में बात होती है, यानी क्वांटिटेटिव टर्म्स में बात होती है। स्टैंडर्डाइज, जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है मतलब सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारी बनाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं। मींस टू से दैट उसमें हम बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। मैंने स्पेशली इसमें गैप, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और IFRS जो आज के मेन हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो एक सिस्टम है पूरा इसको प्रिपेयर करने का। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव नेचर होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी आप बना रहे हो तो कंपनीज एक्ट के अंदर ये लिखा गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होनी चाहिए, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। ठीक है। पीरियोडिक, पीरियोडिक मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे साल की बनती हैं, फाइनेंशियल पीरियड के लिए बनती हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरे एक साल के लिए बनती हैं। यू नो वेरी वेल। डन। अब इसकी ज़रूरत क्यों है उसके बारे में देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली हमें डिसीजन लेने के लिए मदद करती हैं, क्योंकि जो भी हमें जब समरी रिपोर्ट मिलती है ना, तो समरी रिपोर्ट जल्दी पढ़ने में भी आसान होती है और हमें कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक जल्दी से और छोटे वे में पता चल जाती है कि कंपनी ने पूरे साल में क्या किया, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन 31 मार्च को कैसी है और पूरे साल में मिलाकर कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, ये भी हमें पता चल जाता है। उससे हम कंपनी की कंडीशंस को समझकर आने वाले समय के लिए डिसीजन ले सकते हैं। सेकंड आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, क्योंकि हमें प्रॉफिट्स के बारे में पता चल जाता है इनकम स्टेटमेंट की मदद से। कहीं ना कहीं कंपनी की टोटल एसेट्स कितनी है वो पता चल जाता है। तो एसेट्स क्या लाइबिलिटी से ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा, एफिशिएंसी कैसी है, लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, ये सब चीज़ों से हम अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को प्रॉपरली इवेल्युएट भी कर सकते हैं।
देन आता है कंप्लाइंसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्योंकि बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करके बन रही है, कंपनीज एक्ट को फॉलो करके बन रही है, तो इसमें हम अपने कंप्लाइंसेस को बनाए रखते हैं, बनाकर अपना काम करते हैं, रिपोर्टिंग का सिस्टम प्रॉपरली डन किया जाता है, कोई भी बायसनेस इसमें नहीं होती। अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट। अब देखो, अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छी बनाई गई हैं, उससे इन्वेस्टर्स काफ़ी सेटिस्फाई हो जाएंगे और वो आपकी कंपनी में पैसा लगाना पसंद करेंगे, मीन्स वो अट्रैक्ट हो जाएंगे आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेड लोन एंड क्रेडिट। ऑब्वियस ही बात है, अगर आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छी बनाई है तो बैंक से भी आप अपना अच्छे से लोन ले पाओगे, क्योंकि बैंक को भी अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत अच्छी लगी या सेटिस्फाई नजर आई या आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सफिशिएंट अर्निंग्स नजर आई हैं, उनको सफिशिएंट एसेट्स, उनको सफिशिएंट एसेट्स भी अवेलेबल हैं, तो आपको लोन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आने वाले समय के लिए आपको लोन बहुत आसानी से मिल जाएगा। मीन्स आपकी क्रेडिट वर्थीनेस अगर अच्छी है तो ये सब चीज़ें आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही हमें पता चलती हैं। डन। इसके बाद कुछ लिमिटेशंस है जो ऑलरेडी हमने जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की पढ़ी हैं उससे काफ़ी लिंक्ड है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि ये हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड है, मैं बता चुका हूँ हिस्टोरिकल डेटा में एरर्स बहुत होते हैं, जिसकी वजह से आपका आज का रिजल्ट भी खराब हो सकता है। इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ये बात हो गई ऊपर। एक बार मैंने इंपॉर्टेंस में इस चीज़ को कवर कर दिया कि हम इसमें क्वालिटेटिव मीन्स मैनेजमेंट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, ब्रांड रेपुटेशन, गुडविल वगैरह इन सब चीज़ों की बात नहीं करते, जो कि आज के समय में बहुत ज़रूरी है बात करना इसके बारे में। नेक्स्ट आता है सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव इन नेचर का मतलब क्या है? बायसनेस है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन जो दी जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, जो एनालिसिस किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जो जजमेंट बनाई जाती हैं कि डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा लगाना है, प्रोविजन क्रिएट करना है कि नहीं करना, इट इज़ ऑल सब्जेक्टिव। यानी ये अपने लेवल पे होता है, इसके ऊपर कोई एक प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाया गया कि ऐसे ही करना है ये काम, ठीक है। एंड स्टैटिक नेचर। स्टैटिक नेचर मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर एक बार बन गई तो ये स्टैटिक रहती हैं, मीन्स टू से द रियल टाइम हमें नहीं पता चलता, मतलब एक स्नैपशॉट मिलता है, बस हमें समरी मिलती है, इसकी डिटेल या रियल टाइम डेटा हमें एक टाइम पे नहीं पता चलता, ठीक है जी। अब अगर यहाँ पे हमारी ख़त्म हो गई क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कहानी, अब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के बारे में बात करेंगे। तो देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप एनालाइज करना चाहते हो तो उसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करने का मतलब है कि जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने बनाई थी, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन ऑनर्स इक्विटी, इन सब चीज़ों को इवेलुएट करना है, इन सब चीज़ों को स्टडी करना है। स्टडी क्यों करना है? ताकि मैं ये देख सकूं कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की वीकनेस क्या है, मतलब कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसकी बैलेंस शीट से पता करना, कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में उनके इनकम स्टेटमेंट के ज़रिए पता करना, कंपनी में कितना कैश आया गया है उसमें उसको चेक करना विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जब मैं स्टडी कर रहा हूँ प्रॉपर बेसिस पे, ये देखने के लिए कि कंपनी की स्ट्रेंथ कैसी है, कंपनी की वीकनेस कहाँ पे है, दैट इज़ कंसीडर टू बी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है जी। अब ये एनालिसिस कई तरह के हो सकते हैं, जिसमें हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जनरली देयर आर 4 टाइप्स बेसिस। पहला, मटेरियल यूज़ के बेसिस पे एक्सटर्नल इंटरनल होते हैं। जब भी कोई एनालिसिस एक्सटर्नल यूज़र से करेंगे, कंपनी के एक्सटर्नल यूज़र यानी क्रेडिटर, सप्लायर, गवर्नमेंट वगैरह अगर एनालिसिस करेंगे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो वो एक्सटर्नल एनालिसिस है। इंटरनल मतलब जब मैनेजर करेंगे, एम्प्लॉयज़ करेंगे, मीन्स इंटरनल यूज़र्स करेंगे एनालिसिस। डन। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जब आप मल्टीपल पीरियड्स के बेसिस पे क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, मल्टीपल पीरियड के बेसिस पे, एक पीरियड को दूसरे पीरियड के साथ। और वर्टिकल क्या होता है? एक सिंगल पीरियड के बेसिस पे आपने चेक करना कि पर्टिकुलरली, जैसे ना एक बेस रख लेना होता है आपने। बेस मतलब एक मैंने कह दिया कि सपोज मैंने ना सेल को बेस बना लिया, मतलब मैंने कहा कि मेरे टोटल खर्चे मेरे सेल के मुताबिक कितने परसेंट हैं, तो सेल के ऊपर मेरे खर्चे कितने लगे हैं, सेल के ऊपर कितना प्रॉफिट आया है, सेल के ऊपर अपना यू कैन से दैट कितने मेरे COGS बना है। तो जब मैं एक बेस के ऊपर अपना सारा कुछ जज करता हूँ, सारी परसेंटेज मतलब एक फिक्स्ड बेस के बेसिस पे ही अपना सारा एनालिसिस करता हूँ एक सिंगल पीरियड के अंदर, तो वो वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल क्या है? 2 पीरियड के बारे में बात करना। देन आता है इंटरफॉर्म और सॉरी, यहाँ एक छोटी सी गलती है, इंट्रा वर्ड ऊपर आएगा, इंटर नीचे आएगा, इसको सही कर लीजिएगा। इंट्रा मीन्स ऊपर इंटर है, नीचे इंट्रा है। तो जब आप सेम कंपनी के बीच में 2 पीरियड्स के बीच में कंपैरिजन करते हो,
सेम कंपनी में दो पीरियड्स के बीच में, दो डिविजन्स के बीच में कंपैरिजन करते हो, यानी एक ही कंपनी है बट उसके दो पीरियड्स के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो वो इंट्रा होता है, इंट्रा। और इंटर फर्म का मतलब है कि जब आप कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख रहे हो किसी दूसरी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ, तो एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करना अंडर सेम इंडस्ट्री, दिस इज अ इंटर फर्म कंपैरिजन। ठीक है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो जब हम बात करते हैं कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को जानने की कोशिश करते हैं, कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखने की कोशिश करते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म होता है। जब हम कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन देखते हैं या प्रॉफिटेबिलिटी जानने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म एनालिसिस हो जाता है। डन। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करा कैसे जाता है? ये करा जाता है बहुत सारे टूल्स की मदद से, जिनमें हमारे पास जनरली कौन कौन से टूल्स आते हैं? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है, कॉमन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है, रेशियो एनालिसिस आते हैं, ट्रेंड एनालिसिस आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आती हैं और फंड फ्लो एनालिसिस या फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती हैं। इन टूल या इन मेथड्स की मदद से हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली एनालाइज करते हैं, और इन्हीं के बारे में आपके अगले चैप्टर्स भी हैं जिनमें आपको इनमें डिटेल पता चल जाएगी। अब देखिए कॉमन और कंपैरेटिव की बात करते हैं। देखिए कंपैरेटिव का मतलब होता है जब आप दो पीरियड के बीच में कंपैरिजन करते हो ना, कि मैंने कहा 2019 और 2020 का डेटा ले लिया, एक ही कंपनी के 2019 और 20 के डेटा के बीच में कंपैरिजन किया जब मैंने, तो जब दो पीरियड्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है एक ही कंपनी के अंदर इन द टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट अमाउंट और इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज, देन इट इज कंसीडर्ड टू बी द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉमन का मतलब होता है सारी आइटम को एक बेस वैल्यू की परसेंटेज के हिसाब से चेक करना कि एक ही साल में एक चीज़ उस बेस परसेंटेज के, मतलब उस बेस वैल्यू का कितना परसेंटेज है। मैंने एग्जांपल दे दिया था ऊपर, ये वर्टिकल एनालिसिस होता है। तो कंपैरेटिव हमारा हॉरिजॉन्टल होता है और कॉमन साइज हमारी वर्टिकल एनालिसिस होती है। ठीक है जी। अगर हम बात करें कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, तो वो हमें एब्सोल्यूट टर्म के बारे में भी चेंज बताता है कि नंबर्स की फॉर्म में कितना चेंज आया है या परसेंटेज की फॉर्म में कितना चेंज आया है 2 सालों के बीच में। लेकिन जो हमारी कॉमन साइज है उसमें हमें पता चलता है कॉम्पोजिशन के बारे में, फाइनेंशियल डेटा के स्ट्रक्चर के बारे में। फॉर एन एग्जांपल मैंने बता दिया कि प्रॉफिट हमारे सेल का कितने परसेंटेज बनता है, टोटल एक्सपेंसेस हमारे कंपनी के सेल के बराबर कितने बनते हैं, अदर इनकम हमारे सेल की कितनी परसेंटेज बनती है, तो एक प्रॉपर बेस वैल्यू लेकर उसका कितना परसेंटेज बनता है बाकी सारी चीज़ें, तो कॉम्पोजिशन चेक करना इनकम इन एज अ बेस वैल्यू, वो हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट माना जाता है। बेस, अब बेस क्या होता है? बेस मतलब किस ईयर को बेस माना जाता है? जनरली कंपैरेटिव के अंदर हम प्रीवियस पीरियड को लेकर चलते हैं, जबकि कॉमन साइज के अंदर हम रेवेन्यू यानी टोटल सेल्स को लेकर चलते हैं या टोटल एसेट्स को लेकर चलते हैं। ठीक है जी। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेंड एनालिसिस पे फोकस होता है या ग्रोथ कैसे हो रही है कंपनी की उसके ऊपर ध्यान होता है। पर कॉमन साइज के अंदर हमें कोशिश होती है कि एक सिंगल पीरियड में बहुत सारी चीज़ें आपस में कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, सेल के ऊपर कौन सी चीज़ कितनी डिपेंडेंट है, ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं हमारे कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो मीनिंग क्लियर हो गया दोनों का। अब हम बात करने आए हैं कि ट्रेंड एनालिसिस किसे बोलते हैं। देखिए ट्रेंड एनालिसिस का मतलब है कि जब एक साल से दूसरे साल के बीच में कितनी चेंजेस आ रही हैं उनको रिप्रेजेंट करना। इन सिंपल टर्म, एनालाइज द डायरेक्शन ऑफ स्पेसिफिक फाइनेंशियल मैट्रिक्स ओवर द सेवरल पीरियड टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ पैटर्न। जब हम कह लो कि प्रॉपरली ये चेक करते हैं कि फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर कंपनी में बहुत सारे पीरियड्स के बेसिस पे फाइनेंशियल डेटा में कितने चेंजेस आए हैं एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, मतलब इंक्रीज आया है, डिक्रीज आया है, मतलब ट्रेंड क्या बन रहा है, ग्रोथ ग्रोथ पैटर्न क्या बन रहे हैं, इन सब चीज़ों को स्टडी किया जाता है ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे। तो ट्रेंड क्या बन रहा है मीन्स बहुत सारे पीरियड के बेसिस पे कंपनी की कैसी कैसी परफॉर्मेंस रही है, उन परफॉर्मेंस को कंबाइन करके कंपनी का पिछले 5 या 10 सालों का ट्रेंड क्या बोल रहा है उसके बेसिस पे एनालिसिस करना, दैट इज ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है। तो जनरली हम इसको इसलिए करते हैं ताकि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट, और जनरली हम इसको इसलिए करते हैं ताकि हम कंपनी की ग्रोथ जान सकें और कंपनी के अगर कोई इरेगुलर पैटर्न्स हैं या कंपनी की कोई इरेगुलरिटी है तो उसको उसको समझ सके। ठीक है। और इसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिया होता है कि जो भी आपकी बेस ईयर की फिगर होती है जब हम उसको करंट ईयर की फिगर के साथ डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे
यू विल गेट द आंसर ऑफ ट्रेंड एनालिसिस, मतलब ट्रेंड पता चल जाएगा आपको कितना बन रहा है आपका। ठीक है, अब हम बात करने आए हैं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है। जनरली ये टॉपिक आपको आएगा नहीं, बट स्टिल फिर भी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन इसका बन जाता है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा कि फंड फ्लो स्टेटमेंट किसको बोलते हैं। देखो, फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब है कि पूरी कंपनी के अंदर, पूरा मतलब कंपनी के अंदर फंड की मूवमेंट कितनी हो रही है पूरे साल के अंदर, मतलब पूरे साल में बिजनेस में कितना फंड आया है और बिजनेस से कितना फंड गया है, इसके बारे में बात करना। फंड मतलब एक तरीके से अकेला कैश नहीं होता, अकेली वर्किंग कैपिटल नहीं होती, मतलब वो सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कंपनी के जिसके जरिए कंपनी पैसा रेज कर रही है। मतलब वो सारे फाइनेंशियल सोर्सेस, मतलब वो सारे फाइनेंशियल तरीके जिनके ज़रिए कंपनी को पैसा मिल रहा है, और वो सारे फाइनेंशियल वेज जिनके ज़रिए से जिनके बेसिस पे कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है। तो कुल मिला के फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब है एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हमें ये पता चलता है कि कंपनी कहाँ से पैसा रेज कर रही है, मतलब व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ फाइनेंस, और हमें ये भी पता चलता है कि व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ डेट फाइनेंस मीन्स एप्लीकेशन ऑफ द फंड। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें कैसे प्रिपेयर करना है, वो आपको मैंने फॉर्मेट यहाँ दे दिया है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, अदरवाइज नॉर्मली आपको पता है, आपने प्रैक्टिकल्स तो इतने कर ही लिए होंगे। अब देखिए, वैसे भी उसकी प्रिपरेशन की अलग से वीडियो डाली हुई है, आई होप आपने वो भी चीज़ें देखी होंगी। अब अगर हम बात करते हैं कि यूजेस क्या होंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट के, तो जनरली वर्किंग कैपिटल एनालिसिस करने में समझ में आएगा कि वर्किंग कैपिटल में कितना चेंज आया है नहीं आया है, उसके बारे में हमें पता चलेगा। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है कंपनी की, क्योंकि कितना फंड आया गया, ज़्यादा फंड आएगा तो उतना ही बेटर कंपनी काम कर रही होगी। ठीक है। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, फाइनेंस के बेसिस पे कितना पैसा कितनी जल्दी और कितनी जल्दी आ जा रहा है, मतलब टाइमिंग ऑफ फाइनेंस कितना है, मतलब टाइमिंग कितनी जल्दी है, मतलब फास्ट स्पीड में आ रहा है, फास्ट स्पीड में जा रहा है, या स्लो स्पीड में आ रहा है पर जाता जल्दी स्पीड में है, ये चेक करा जाता है। प्लानिंग करने में मदद मिलती है, और वेरी इंपॉर्टेंटली कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस लॉन्ग टर्म डिसीजंस अगर हमने लेने हैं किसी की कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए, कोई फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदने के लिए, तो वो हमें फंड फ्लो से मदद मिल जाती है। डन। अब अगर हम बात करें ये कैसे प्रिपेयर होना है, उसके रिगार्डिंग मैंने फॉर्मेट आपके सामने बनाया हुआ है, आपको ये समझाया भी हुआ है एक अलग सेपरेट वीडियो में, आई होप आपको वो चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। राइट। अब ये देखिए, फंड फ्लो का स्टेटमेंट का फॉर्मूला जो मैं मतलब जो अभी मैंने मीनिंग बताया ना, उस मीनिंग के बेसिस पे ही इसका फॉर्मेट आपको नजर आ रहा होगा कि एक साइड सोर्सेज ऑफ फंड है और दूसरी साइड आपकी एप्लीकेशन ऑफ फंड है। कौन कौन सी आइटम्स आएंगी उसके अंदर, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं। अब अगर हम बात करें कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी नहीं होती, तो इसके लिए आप ये कह सकते हो कि इससे हमें रियल कैश पोजीशन नहीं पता चलती कंपनी के बारे में। सारे फंड आ जाते हैं ना, तो कैश अकेला इसमें नहीं पता चलता। उसके बाद इसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शंस नहीं ली जाती, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, क्योंकि जब भी हम फंड फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करते हैं तो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस निकाल दी जाती हैं, यानी एड बैक कर दी जाती हैं। उसके बाद शॉर्ट टर्म एनालाइज करने के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूरी है पर शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं है ये चीज़। कॉम्प्लेक्स टू इंटरप्रेट, फंड फ्लो स्टेटमेंट पे डिसीजन लेना थोड़ा आसान नहीं रहता, इंटरप्रेट करना इसको मुश्किल होता है। और पोटेंशियल फॉर मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन मतलब हो सकता है कि कहीं ना कहीं फंड फ्लो स्टेटमेंट में जब हम कोई लिख रहे हैं चीज़, उसमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, मींस इसमें मैनिपुलेशन करना आसान होता है। हम किसी भी टर्म में किसी भी चीज़ में, स्पेशली ऑपरेशंस एक्ट फंड फ्रॉम ऑपरेशन की स्टेटमेंट में कुछ भी चीज़ें ऊपर नीचे कर सकते हैं अगर किसी का ध्यान नहीं रहा तो। डन। अब छोटे से पॉइंट पे हम समझ लेते हैं कि फंड फ्लो और कैश फ्लो क्यों डिफरेंट है। तो देखिए, फंड फ्लो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें चेंज इन वर्किंग कैपिटल पे फोकस किया जाता है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि उसमें हम कैश में कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ है पूरे साल के अंदर या कितना चेंज आया है वो हमें पता चलता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट फंड के फ्लो के बारे में बताता है, मतलब पूरे फाइनेंस सिस्टम के बारे में बताता है, कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज है कंपनी के उसके बारे में हमें बताता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ कैश के बारे में बात होती है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या पोजीशन को इवेलुएट किया जाता है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में बताती है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम करंट और नॉन करंट ट्रांजैक्शंस दोनों के बारे में बात करते हैं, लेकिन मतलब करंट और नॉन करंट, ठीक है, ध्यान देना। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम सिर्फ करंट ट्रांजैक्शंस को कवर करते हैं, उसमें नॉन करंट ट्रांजैक्शंस कवर नहीं होती। मतलब उसमें कह लो कि नॉन करंट मीन्स उसमें जो करंट सिचुएशन में नहीं हो रहा ना, उसको नहीं देखा जाता। राइट। और फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्सेज और एप्लीकेशन कितना हो रहा है फंड का, वो दोनों चीज़ें मिलती हैं हमें, मतलब कहाँ से पैसा आया कहाँ गया ये पता चलता है। जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें
कितना पैसा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में है, कितना इन्वेस्ट किया गया है, कितना फंड में लगाया जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग देती है। दैट्स ऑल। ठीक है, तो यहाँ तक आपका यूनिट 1 हो चुका है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। अब जल्दी से अगर हम बात करें सेकेंड यूनिट के बारे में, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सबसे पहले आता है, तो वो क्या है? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब है कि जब भी, अगर मतलब सिंपल सी बात की जाए, कि जब हमें कंपनी में जो डिविजन्स की गई हैं, यानी जो डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं अलग अलग, कि रेवेन्यू के लिए अलग डिपार्टमेंट है, कॉस्ट के लिए अलग डिपार्टमेंट है, तो उन डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को अलग अलग बेस पे चेक करना, मतलब एक तरीके से कह लो हर ऑर्गेनाइजेशन या हर डिवीजन की परफॉर्मेंस को चेक करना या मेजर करना, ये किसका काम है, ये किस किस टूल की वजह से हेल्प हो सकती है इसकी? रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग एक ऐसा टूल है, एक ऐसा कंट्रोलिंग टूल है, जिसमें हम बहुत सारे डिवीजन्स की जो परफॉर्मेंस हुई है उसको प्रॉपर्ली मेजर कर सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली चेक कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर अगर कहीं पर करेक्शन करनी है तो वो भी करते हैं। ठीक है जी। तो कुल मिला के इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं? जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हम इनपुट और आउटपुट को कवर करते हैं, मींस कितनी कॉस्ट लगाकर कितना रेवेन्यू मिल रहा है ये देखते हैं। सेगमेंटेशन मींस ऑर्गेनाइजेशन में हर पार्ट को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी जाती है कि आपने इस चीज़ पे ध्यान देना है, मींस एक डिपार्टमेंट को कह दिया आपने कॉस्ट पे ध्यान देना है, एक ने कॉस्ट रेवेन्यू पे ध्यान देना है, एक ने इन्वेस्टमेंट के लिए ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग में हम मैनेजर्स को हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि उन्होंने किस एरिया पे अपना ध्यान देना है, मतलब जैसे डिपार्टमेंट्स को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, पर मैनेजर ने कहाँ कहाँ ध्यान देना है, किस किस चीज़ पे ध्यान देना है, ये भी पता चलता है मैनेजर्स को। इसके अलावा रिपोर्टिंग सिस्टम भी फ्लेक्सिबल होता है, मतलब एक तरीके से कह लो कि हर डिपार्टमेंट अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी रिपोर्टिंग रेडी करके अपने तरीके से अपने मैनेजर को दे देता है, ताकि वो आगे अपने रिजल्ट्स रेडी कर सके। अगर वेरिएंस एनालिसिस की बात करें तो वो भी इसमें पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक स्टैंडर्ड सेट करके उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हम बाद में कंपेयर करते हैं कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो पूरी हुई है कि नहीं हुई, तो उस बेसिस पे रिजल्ट रेडी करके कंपेयर किया जाता है, और अगर कंपैरिजन में कोई डिफ़ॉल्ट आ रहा है तो उन डेविएशंस को ठीक भी टाइमली बेसिस पे करा जाता है। इसके अलावा ऑटोनॉमी कह लो, कि सारे डिपार्टमेंट्स को अपनी एक फ्रीडम दी गई है कि अपने लेवल पे अपने डिपार्टमेंट में अगर उनको कुछ भी एक्स्ट्रा करना है, कुछ भी कंट्रोलिंग पर्पस के लिए कोई चीज़ सही लगती है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, एंड डेक्लरेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब हमने क्या किया हुआ है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेगमेंटेशन में बांटकर, मींस बहुत सारे सेंटर्स में बांटकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हर एक को दिया हुआ है। मतलब एक कह लो एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, रेवेन्यू मैनेज करना, लेकिन अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर दी गई है। उससे क्या हो रहा है, हमारी पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है, बहुत सारे हिस्सों में बांट दिया गया है। डन। अब कितने पार्ट्स में बांट दिया गया है, उसके लिए आपको 4 सेंटर्स दे दिए गए हैं, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो अगर हम बात करें कॉस्ट सेंटर की, तो इसका मेन फोकस होता है सिर्फ कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है। रेवेन्यू सेंटर कहता है रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करना है, सेल को बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है। प्रॉफिट सेंटर कहता है कि कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों पे ध्यान देना है, और स्पेशली रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट सेंटर कहता है कि जो भी हमारी कॉस्ट है, रेवेन्यू है, उसका तो ध्यान बाकी रखा जाएगा, लेकिन जो प्रॉफिट है उसको कहाँ कहीं सही इन्वेस्ट करना है, उसके लिए मैं ध्यान देखूँ, मतलब उसमें उसके लिए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ध्यान हमारा इन्वेस्टमेंट सेंटर देता है। ठीक है जी। बाकी थोड़े बहुत पॉइंट आपको मैंने बताए हुए हैं, जैसे कि प्राइमरी फोकस क्या है, कॉस्ट का मेन फोकस होता है कि कॉस्ट कितनी इंकर हो रही है, इसका ध्यान दिया जाए। रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, वो रेवेन्यू सेंटर देखेगा। प्रॉफिट अर्न कितना होगा, मींस रेवेन्यू माइनस कॉस्ट का जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही बढ़िया फ़ायदा होगा, तो ये सारी चीज़ें प्रॉफिट सेंटर देखेगा। और इन्वेस्टमेंट सेंटर में आरओआई भी देखी जाएगी, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है ये देखा जाएगा, और एसेट कितनी एफिशिएंट है इसके बारे में बात की जाएगी। डन। तो बाकी 2-3 पॉइंट सिंपल से हैं, ये आप समझ सकते हो, मीनिंग आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे। अब अगर हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के प्रोसेस के बारे में, तो जनरली इसमें क्या होता है, सबसे पहले जैसे आप कंट्रोलिंग करते थे ना, कंट्रोलिंग आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, वैसे ही इसकी प्रोसेस कवर की जाती है कि सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स डिवाइड किए जाते हैं, उनके बाद उनको अपने स्टैंडर्ड बताए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं, फिर उस हिसाब से अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है।
मेजर जब हो जाती है तो देन कंपैरिजन किया जाता है कि जो कहा गया था वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, और जब पूरा हुआ है तो ठीक है, नहीं पूरा हुआ है, कोई वेरिएशंस आ रही हैं, उन वेरिएशंस को नोट करके उनके ऊपर करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग प्रोसेस। ठीक है जी। अब क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हमें फ़ायदा देता है, कैसे देता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें क्या मिलता है, हम किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं उसका लेवल हमें समझ आ जाता है। तो किसकी कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग से पता चलता है, मतलब किस काम को कितना ज़्यादा देखना है ये पता चलता है। डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑब्जेक्टिव करने, मतलब जब अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं ना, तो हर डिपार्टमेंट का अपना रोल होता है। अपना रोल होने की वजह से हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से अपने हिसाब से, मतलब एक बेटर वे में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है, तो इससे ये फ़ायदा मिलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर अपने अपने बनाए जाते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा आप कह सकते हो, मैंने एडवांटेज ऑब्जेक्टिव दोनों एक साथ ही करवाने शुरू कर दिए हैं, तो इसके अलावा आप कह सकते हो कॉस्ट प्लानिंग और कंट्रोल कॉस्ट सेंटर की मदद से दूर हो जाता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा वो प्रॉफिट सेंटर देख लेता है। उसके बाद प्रॉफिट का सही इस्तेमाल करना है कि नहीं करना, उसके लिए हमने इन्वेस्टमेंट सेंटर बना दिया हुआ है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो एनालिसिस निकल के आया, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स का जो प्रॉफिट नज़र, जो मुझे परफॉर्मेंस नज़र आई, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैनेजर आगे डिसीजन ले सकता है बड़े आराम से, ये भी उसके लिए एक एडवांटेज है। ठीक है। तो कुल मिला के जब बढ़िया परफॉर्मेंस होने लग गई तो बढ़िया परफॉर्मेंस को देखकर एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेट हो जाएंगे। तो ऑल दीज आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है जी। तो आई होप आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्लियर हो गया। अब इसी के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट था ईवा, EVA, दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इसका मतलब बस इतना सा ही होता है कि जब भी आपकी कंपनी एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, मतलब जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है ना, यानी जिसको हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, यानी जितना आपको ज़रूरी मिनिमम रिटर्न चाहिए, अगर उससे ज़्यादा भी आपको मिल रहा है, तो जितना भी आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी जितना मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न आपको चाहिए, उससे ज़्यादा अगर आपको मिलने लग जाए, तो जितना भी ज़्यादा मिल रहा है, एक्सेस मिल रहा है, वो आपके लिए ईवा मीन्स इकोनॉमिक वैल्यू एडेड माना जाएगा। बस इतना करना है आपने, मीनिंग अच्छे से याद रख लीजिएगा। यानी कुल मिला के इसमें हमें यह पता चलता है कि शेयर होल्डर की वेल्थ पे हम ध्यान दे रहे हैं या कंपनी शेयर होल्डर की वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रही है, ये हमें पता चलता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है सोशल अकाउंटिंग का कंसेप्ट। तो देखिए सोशल अकाउंटिंग का कंसेप्ट क्या बोलता है। सोशल अकाउंटिंग का मतलब है एक ऐसी अकाउंटिंग प्रैक्टिस जिसमें हम असेसिंग करते हैं सबसे पहले, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं, देन रिपोर्ट करते हैं किस चीज़ को, कंपनी के सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में, कि जो कंपनी ने काम किया है, जो कंपनी के ऑपरेशंस हैं, वो हमारे स्टेक होल्डर पे किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहे हैं, या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे कंपनी के ऑपरेशंस का हमारे स्टेक होल्डर्स के ऊपर। ये सब चीज़ें हम जब प्रॉपरली असेस करते हैं, उन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं एंड देन उसकी रिपोर्टिंग भी की जाती हो, तो दिस सिस्टम इज कंसीडर्ड टू बी द सोशल अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है। जिसमें हम कंपनी ने अपनी सोसाइटी के लिए क्या क्या किया है, कंपनी ने सोसाइटी में क्या क्या कंट्रीब्यूट करा है, इन्वायरमेंट को किस तरीके से ध्यान में रखा है, अपने स्टेक होल्डर को किस तरीके से मोटिवेट करा है, उनको कैसे सेटिस्फाई करा है, ये सब चीज़ें जब हम रिपोर्ट करते हैं, मीन्स रिकॉर्ड करके उसको प्रॉपरली रिपोर्ट करते हैं, तो दैट इज़ कम अंडर सोशल अकाउंटिंग। और जनरली सोशल अकाउंटिंग में मेन फ़ायदा क्या मिलता है हमें एक फ़ायदा मिलता है कि कंपनी अकाउंटेबल हो जाती है अपने स्टेक होल्डर के लिए। तो जब भी बंदा अपने आंसरेबल हो जाता है ना किसी पर्पस के लिए, तो वो अच्छे से काम करता है, तो कंपनी की अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है सोशल अकाउंटिंग की मदद से, क्योंकि सोशल अकाउंटिंग का मतलब है अपने स्टेक होल्डर को जवाब देना कि आपने उनके लिए क्या किया। ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, हर चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी, हर चीज़ डिस्क्लोज करनी पड़ेगी आपको। ठीक है। रेपुटेशन बढ़ती है, अगर आपने अच्छा काम किया तो सोसाइटी के बीच में आपकी बिजनेस की रेपुटेशन भी उतनी ही बढ़ जाएगी। और लॉ तो कहता ही है, कंपनी लॉ ने कहा ही है सेक्शन 135 के अंदर कि अगर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं तो उसको अपने प्रॉफिट का 2% एज अ CSR एक्सपेंडिचर आपको डालना पड़ेगा, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट मतलब जब आप ऐसा अच्छा काम करोगे तो स्टेक होल्डर भी आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, हर उस काम में आपकी मदद करेंगे जो आपको हेल्प चाहिए।
ठीक है। अब सोशल अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, उसके एरिया का क्या क्या है, मतलब कहाँ पे सोशल अकाउंटिंग का क्या मेन रोल है। तो जनरली सोशल अकाउंटिंग का मेन रोल है नेट इनकम कंट्रीब्यूशन पे। नेट इनकम कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि आर.एल. ब्रह्मन ने ये एरियाज बताए थे। उन्होंने ये बोला था कि देखो जी, सबसे पहली चीज़ ही ये है कि चाहे कंपनी कुछ भी कह ले, सोशल अकाउंटिंग के बाद जहाँ से मर्जी कर ले कि सोसाइटी के लिए ये करो वो करो, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके पास मिनिमम प्रॉफिट होगा। तो ये बोला गया है आर.एल. ब्रह्मन के द्वारा, नेट इनकम कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका प्रॉफिट कमाना ही है। जब तक कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमाएगी सबसे ज़्यादा, तब तक वो कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए सबसे पहले प्रॉफिट कमाओ, क्योंकि प्रॉफिट की जो नीड है या जो ज़रूरत है वो कोई भी चीज़ मिटा नहीं सकती। ठीक है। सेकंड है एचआर कंट्रीब्यूशन। इसमें ये बोला गया है कि सोशल अकाउंटिंग के अंदर जनरली हम ये ध्यान देते हैं कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज लगे हुए हैं ना, जिनको हमने रखा हुआ है काम के ऊपर, क्या हम उनको प्रॉपरली वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जो उनको चाहिए। मतलब एक सिंपल टर्म में, जो जॉबलेस पर्सनस हैं उनको जॉब देना, कोई अगर हैंडीकैप पर्सन है वो जॉब नहीं कर पा रहा है तो उसकी मदद करना, या फिर जो जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ की उसको ट्रेनिंग देना, दैट इज़ कम अंडर एचआर कंट्रीब्यूशन। देन पब्लिक कंट्रीब्यूशन में पब्लिक के लिए कुछ करना मीन्स स्कूल्स वगैरह खोल दिए, डोनेशंस कर, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशंस ओपन कर लिए, या फिर कह लो हेल्थ सेंटर्स खोल दिए, मेडिकल स्कूल्स मेडिकल कॉलेजेस वगैरह ओपन करवा दिए। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ पब्लिक कंट्रीब्यूशन जो आपको करना है या जो आप करते हो, वो सारी एक्टिविटीज़ इसी के अंदर आ जाती हैं। इन्वायरमेंट के बेसिस पे ये कहा गया है कि सोशल अकाउंटिंग के अंदर ये कहा गया है कि इन्वायरमेंट का भी उतना ही ध्यान रखो जितना आप अपनी सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि सोसाइटी के अंदर ही हमारा इन्वायरमेंट आता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि क्योंकि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, तो रिसोर्सेज कैसे बेटर यूज़ करे जाएँ इसका ध्यान रखना है, रिसोर्सेज कैसे कंजर्व करने हैं इसका ध्यान रखना है। प्रोडक्ट सर्विस कंट्रीब्यूशन मतलब अपने कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट दे रहे हो वो क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें वारंटी वगैरह उनको प्रोवाइड करो, उसमें वो सारी चीज़ों के मतलब उसको वो एक ऐसे प्राइस पे दो जिससे वो सेटिस्फाई होकर ले भी ले और क्वालिटी चीज़ भी उसको मिल जाए। ठीक है। अब इसके बाद आता है व्हाट आर द अप्रोचेस। सोशल अकाउंटिंग के मेन अप्रोचेस क्या हैं। तो जनरली क्लासिकल अप्रोच सबसे पहले आती है, जिसमें ये बोला गया था कि देखो जी, सोशल अकाउंटिंग के अंदर ये बोला गया था कि आप क्या कर सकते हो, अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते, मतलब सोशल अकाउंटिंग करने के लिए मीन्स सोशल कंसेप्ट जो है, यानी सोसाइटी के लिए अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, अगर आपको उसके लिए प्रॉफिट चाहिए, तो अगर आप अपने प्रॉफिट को लीगल लिमिटेशन के विद इन रहकर कमा रहे हो या मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो दिस इज़ अ क्लासिकल अप्रोच। इतना आप कर सकते हो, मतलब प्रॉफिट को फेयर गेम की तरह मतलब प्रॉफिट को अगर आप बढ़ा रहे हो और अगर आप फेयर गेम की तरह बढ़ा रहे हो, मीन्स सारा काम फेयर वे में करके बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, या फिर कह लो सारा काम फेयर वे में होकर कर रहे हो, लीगल कंस्ट्रेंट में रहकर प्रॉफिट को बढ़ा रहे हो, तो दैट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल अप्रोच कि प्रॉफिट आप इस तरीके से बढ़ा रहे हो तो सब कुछ सही है, आप सोसाइटी के लिए सही काम कर रहे हो, ये सही काम है आपके लिए। सेकेंड अप्रोच ने इसको थोड़ा डिटेल में कहा कि देखो जी, कंपनी को क्या करना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच अपनानी चाहिए। मीन्स सारा फाइनेंशियल, जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रही है ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ उनको ये बोला गया कि आपने नरेटिव फॉर्म में यानी डिटेल फॉर्म में ये भी बताना है कि आपने अपनी सोसाइटी के लिए क्या किया। तो जनरली ना ये भी अप्रोच नहीं चल पाई। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़्यादातर कंपनी अपनी सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट करने लग गई, नेगेटिव चीज़ें किसी ने बताई ही नहीं। क्योंकि बताना सिर्फ पॉजिटिव, मतलब बताना ही था ना क्या क्या किया है, तो सब कुछ पॉजिटिव बताने लग गए सारे लोग, तो ये भी इतना नहीं चला। फिर आई आपकी इंट्रीगल अप्रोच। इंट्रीगल अप्रोच का मतलब था जिसमें कंपनी के कितने खर्चे लगे, कंपनी ने सोसाइटी में कितनी, मतलब कितने बेनिफिट, यानी कंपनी को सोसाइटी बेनिफिट कितने हुए हैं, कंपनी ने सोसाइटल में कॉस्ट, मतलब सोसाइटी में कितनी कॉस्ट लगाई है, इन सब चीज़ों के बारे में एक रिपोर्ट रेडी करना, दैट इज़ कम अंडर इंट्रीगल अप्रोच। कि ये बोला गया आप एक ऐसी सोशल रिपोर्ट बनाओ जिसमें ये बताया जाए कि कंपनी की सोसाइटल कॉस्ट कितनी है, कंपनी की सोसाइटल बेनिफिट कितने हैं। ठीक है। प्रोग्राम मैनेजमेंट अप्रोच,
ये कहा जाता है कि हर एक कंपनी का कुछ ना कुछ तो सोसाइटी के लिए वो होता ही है, ऑब्जेक्टिव होता ही है। तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने कुछ तो प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, और उस प्रोग्राम को बनाने के बाद आपको उस प्रोग्राम को करना भी है, एग्जीक्यूट भी करना है। और जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो उसकी फीडबैक भी लेनी पड़ेगी। तो कुल मिला के सोशल अकाउंटिंग के कंसेप्ट में ये बोला जाता है कि आप क्या करो, जो भी सोसाइटी के लिए कर रहे हो उसका जो प्रोग्राम रेडी कर रहे हो, उस प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो उसकी प्रॉपर फीडबैक रिकॉर्ड करो, ताकि उस प्रॉपर फीडबैक के बेसिस पे आप अपनी पब्लिक को ये बता सको कि आपने ये काम किया था और आपका ये रिजल्ट निकल के आया है। हमारे पास आता है पिक्टोरियल अप्रोच, जिसमें ये बोला जाता है कि जो भी सोसाइटी ने करा है ना अपनी सोसाइटी, मतलब जो भी कंपनी ने करा है अपनी सोसाइटी के लिए, उसकी पिक्चर्स लगा दो। जैसे सपोज सिंपल एग्जांपल कि एक तरीके से आप कह लो कि कंपनी ने अपनी सोसाइटी के लिए अगर कोई मेडिकल कॉलेज खुलवाया तो उस मेडिकल कॉलेज की फ़ोटो लगा दो, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मतलब डिस्क्लोजर्स में जो आप दे रहे हो उसके बीच में लगा दो कि सोसाइटी के लिए हमने ये काम किया। अगर आपने सपोज़ कोई हेल्थ सेंटर ओपन किया तो उसकी फ़ोटो लगा दो। तो फ़ोटोज़ के साथ आप डिक्लेयर करो कि आपने अपने कंट्रीब्यूशन में क्या क्या किया है अपनी सोसाइटी के लिए। तो दिस इज़ द पिक्टोरियल अप्रोच। एंड द लास्ट केस इज फुट नोट अप्रोच, जिसमें ये कहा जाता है कि सब कुछ अगर आप दे रहे हो ना तो ज़्यादा नहीं एडिशनल नोट की तरह आप अपनी मतलब और कुछ नहीं सही, ये कहा जाता है और कुछ नहीं सही, हर कंपनी को क्या करना चाहिए, फुट नोट में बस इतना बता देना चाहिए कि मतलब एज अ सप्लीमेंट्री अप्रोच आप ये ध्यान रखो कि आपको ये बता देना चाहिए कि कंपनी ने सोसाइटी के लिए किन किन चीज़ों को किया है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें करी हैं, कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान दिया है, कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं सोसाइटी के लिए कंपनी के ऊपर, मतलब कंपनी ने कौन कौन से सोसाइटी के कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं, किस चीज़ पे कंपनी का फोकस है। ये सारी चीज़ें फुट नोट डिस्क्लोजर में एज अ सप्लीमेंट्री नोट आपको देते रहना चाहिए अगर आप अपनी सोशल अकाउंटिंग को अच्छे से करना चाहते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मेन अप्रोचेज ऑफ सोशल अकाउंटिंग। डन हो गया। एंड नाउ द लास्ट टॉपिक इज कंसीडर टू बी द प्राइस लेवल अकाउंटिंग। अब प्राइस लेवल अकाउंटिंग का मैंने रिसेंट ही वीडियो डाली है, आई होप आपको वो चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो मैंने बस इसमें बेसिक कवर करने की कोशिश की है कि प्राइस लेवल अकाउंटिंग का मतलब है कि जब भी जनरल प्राइस लेवल में कोई चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को रिफ्लेक्ट करना होता है हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो उन चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए जब भी हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं सो दैट वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो सकें, तो दैट इज़ अ सिस्टम ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस अकाउंटिंग सिस्टम, जिसको इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी बोला जाता है। इसकी ज़रूरत क्यों है? इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के लिए। इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर हम इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं लेकर आएंगे तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा लगेगा, और जो एक्चुअली में प्रॉफिट है नहीं, अगर वो हम अपनी बुक्स में दिखाएंगे तो बुक के हिसाब से ही तो हमारा टैक्स बनेगा ना। तो इसका मतलब हमें वो टैक्स देना पड़ रहा है जिसको हम बियर ही नहीं कर सकते, या जो हमारा एक्चुअली में बनना ही नहीं चाहिए था। तो प्रॉपर रियल टैक्स क्या बनना चाहिए, टैक्स की मेजरमेंट क्या होनी चाहिए, वो भी हमें इसके बेसिस पे पता चल जाता है। एसेट वैल्यूएशन आसान हो जाती है क्योंकि जब हम बात करते हैं ना कि रियल कॉस्ट क्या होगी, मतलब क्या मेरे पास एसेट को रीप्लेस करने के लिए सफिशिएंट फंड है कि नहीं, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप आज की इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके देखोगे कि एक एसेट की आज की वैल्यू कितनी बन रही है। बेटर डिसीजन लेना आसान हो जाएगा जब ये सब बेनिफिट आपको मिल रहे हैं। ठीक है, शेयर होल्डर भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे, मीन्स टू से दैट जब उनको नज़र आएगा कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके आज की करंट वैल्यू बेसिस पे कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शो करने की कोशिश करी है, तो शेयर होल्डर भी खुश होकर उस चीज़ को देखेंगे क्योंकि उनको आज जो रियल में चाहिए वो उनको मिल रहा है, जिससे वो कॉन्फिडेंट होकर देखेंगे कि कंपनी सही, मतलब कंपनी उनके लिए अच्छी है या नहीं। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, ये मैं बता चुका हूँ। और सिंपल सी बात है, अगर आप अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा दिखाओगे, आप अपने बिजनेस में ओवर स्टेटमेंट करोगे किसी प्रॉफिट्स की, तो उतना ही आपको वेजेस भी ज़्यादा देने पड़ जाएंगे, उतना ही आपको सैलरी भी ज़्यादा देनी पड़ जाएगी, जबकि एक्चुअली में आपके पास उतना पैसा होता नहीं है। तो आपको वो पैसा अपनी कैपिटल में से उठा के देना पड़ेगा, तो कैपिटल में से जब उठा के दोगे तो कैपिटल डिस्टर्ब हो जाएगी, तो ये नुकसान हो जाते हैं कई बार। इसीलिए अगर आप प्राइस लेवल लेकर आओगे तो प्राइस लेवल अकाउंटिंग आपको सही से बता देगा कि आपका प्रॉफिट कितना है और आपको किस हिसाब से अपने वेजेस देने चाहिए, किस हिसाब से आपको अपनी पेमेंट करनी चाहिए। ठीक है, इसके कुछ मेथड बताए गए थे, करंट परचेजिंग पावर मेथड क्या है या सीसीए मेथड क्या है, उसका डिफरेंस मैंने डाल दिया है, एक बार वो देख लीजिएगा। और बाकी इसके अंदर क्या क्या आइटम्स आती थी वो मैंने कल आपको बता दी थी कि सीपीपी मेथड का मतलब क्या है कि जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सारी आइटम की मतलब जो हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब देखो, मतलब जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट कर रहे हो अपनी
हर एक आइटम की हिस्टोरिकल कॉस्ट को कन्वर्ट करके, मतलब जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है ना आपकी, उसको जब हम कन्वर्ट कर देते हैं आज की रियल परचेजिंग पावर के अंदर, ये देखने के लिए कि जर्नल प्राइस लेवल में कितना चेंज आया है, वो चेंज हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट कर सकें, तो दैट इज़ कम अंडर CPP मेथड, करंट परचेजिंग पावर मेथड। और इस मेथड में जनरली हम जर्नल प्राइस इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि जर्नल प्राइस इंडेक्स की वजह से हम अपनी एसेट को रीस्टेट करेंगे, हम अपनी लाइबिलिटीज़ को बदलेंगे, हम अपने इनकम और एक्सपेंसेस की हर वैल्यू को चेंज करेंगे। उसके लिए उन्होंने एक कन्वर्जन फैक्टर का इस्तेमाल किया, जिसको निकालने का सिस्टम क्या था, जितना भी करंट वैल्यू होगी आज इंडेक्स की, उसको अगर हम हिस्टोरिकल प्राइस इंडेक्स के साथ जब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, कन्वर्जन फैक्टर निकल के आ जाएगा। और जब यही कन्वर्जन फैक्टर को हम एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि एसेट की कन्वर्टेड फिगर क्या है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। डन। इसके बाद ये बोला गया था कि CPP मेथड में ना नॉन मॉनिटरी चीज़ों को ही कन्वर्ट किया जाएगा, मॉनिटरी वैल्यूज़ को नहीं किया जाएगा। मतलब जितनी भी नॉन मॉनिटरी आइटम्स होती हैं, फिक्स एसेट हो गया, अपनी शेयर कैपिटल हो गई, सिर्फ उन्हीं को कन्वर्ट किया जाएगा। कैश हो गया, रिसीवेबल हो गया, ये सब चीज़ें ऑलरेडी करंट वैल्यू में होती हैं, ऑलरेडी कैश फॉर्म में होती हैं, इसलिए इनको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और मैंने आपको ये भी बताया था कॉस्ट ऑफ सेल की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं फीफो मेथड के अंदर, लीफो मेथड के अंदर। इसका प्रॉपर एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में कवर अप किया हुआ है प्राइस लेवल की वीडियो के अंदर। अगर आप देखना चाहते हो तो आप उसको समझ सकते हो। अदरवाइज आपको बस इतना ही देखना है कि लीफो फीफो में फर्स्ट का मतलब, फीफो का मतलब है कि आपने हमेशा वो चीज़ पहले बेचनी है जो पहले आपके पास पड़ी थी गोडाउन के अंदर, और बाद में वो वाली चीज़ बेचनी है जो बाद में आई है। लीफो कहता है पहले जो आखिर में आया था ना सामान, उसको पहले बेच दो, और जो पहले आया था उसको बाद में बेचना। ठीक है, तो यही एक कंसेप्ट है जिसको ध्यान में रखकर आपने वैल्यू अपनी कैलकुलेट एडजस्ट करनी है। देन आपको बताया गया था कि अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हो CPP मेथड के अंदर, तो उसके दो मेथड आपको दिए गए हैं, एक नेट चेंजिंग मेथड और एक आपको चेंज इन इनकम मेथड। तो सबसे पहले नेट इनकम मेथड आपको जो दिया गया था, नेट इनकम मेथड, उसमें यह बोला गया था कि आपने क्या करना है, अपनी बैलेंस शीट्स को ओपनिंग हो या क्लोजिंग बैलेंस हो, दोनों को कन्वर्ट करना है। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, क्लोजिंग बैलेंस को कन्वर्ट करते समय सिर्फ नॉन मॉनिटरी आइटम्स को कन्वर्ट करना है, मॉनिटरी आइटम्स को कन्वर्ट नहीं करना है। और जो भी प्रॉफिट निकल के आएगा वो इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी में जितना चेंज आ रहा है उसी को प्रॉफिट माना जाएगा। ठीक है। और चेंज इन इनकम मेथड का मतलब है मतलब आप क्या करो, इस मेथड को चेंज कर दो। मीन्स हर एक आइटम जो आपको दी गई है ना इनकम स्टेटमेंट्स के अंदर, उसकी हर एक आइटम को जब आप कन्वर्ट करोगे ना, हर एक आइटम को जनरल प्राइस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दो, तो ऑटोमेटिकली उसका मतलब क्या बन जाएगा, चेंज इन इनकम मेथड। डन। और लास्ट पॉइंट आता है CCA टेक्निक क्या है। CCA टेक्निक का मतलब है आप अपनी जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट कर रहे हो आज की करंट कॉस्ट के मुताबिक या आज की उस एसेट की रिप्लेसमेंट कॉस्ट के मुताबिक, तो दैट इज़ आवर करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट कर रहे हैं करंट कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करने के लिए कि एसेट की करंट कॉस्ट क्या है, एसेट की रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, तो दैट इज़ CCA मेथड, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। और इसमें भी काफ़ी एडजस्टमेंट बताई गई थी, जैसे कि रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट करने के लिए आपको वैल्यू टू बिजनेस निकालनी पड़ेगी। और वैल्यू टू बिजनेस निकालने के लिए आपको 3 तरीके दिए गए थे, जिसमें से करंट रिप्लेसमेंट क्या बनती, मतलब करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू और रिकवरेबल वैल्यू। रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब है कि सेम काइंड जो, मतलब सेम एसेट जो मेरे पास आज पड़ी है, अगर मैं उसी तरीके की सेम एसेट आज दोबारा खरीदना चाहता हूँ तो कितने रुपए में मुझे मिलेगी। मतलब पुरानी एसेट को रिप्लेस करके आज वही सेम तरह की एसेट मुझे आज कितने रुपए में मिलेगी, उसको चेक किया जाता है। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है कि पुरानी एसेट को बेच दो, जितने पैसे मुझे मिलेंगे उसके बदले में, उसको हम बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और रिकवरेबल वैल्यू का मतलब है कि जो मेरे पास पुरानी एसेट पड़ी है ना, उसको मैं जितने साल पड़े हैं, अगर मैं ये चेक कर लूँ कि उसकी जितनी रिमेनिंग लाइफ है, उस रिमेनिंग लाइफ में मुझे कितना एस्टीमेट इनकम हो सकती है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू जब निकाल ली जाए तो उसको बोलते हैं नेट रिकवरेबल वैल्यू। ठीक है जी।
फिर उसके बाद मैंने डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट बताई थी कि जो भी इस मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रीसिएशन निकलेगी और जो पुराने मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रीसिएशन निकली होगी, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हमने डेप्रीसिएशन में एडजस्ट करना है। और उसकी एडजस्टमेंट के लिए आपको एक जर्नल एंट्री दी गई है, जिसका मतलब है P&L अकाउंट डेबिटेड टू दी CCR, दैट इज करंट कॉस्ट रिजर्व अकाउंट। ठीक है, दैट्स ऑल। और कॉस्ट ऑफ सेल की एडजस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो तो आपके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ देख सकते हो। और फिर उसके बाद आती है एक गियरिंग एडजस्टमेंट, जिसका मतलब है कि अगर कंपनी ने कहीं बाहर से बोरविंग करी है, कोई पैसा बोरो किया है, बाहर से पैसा मंगवाया है, ओनली देन आप ये चेक करोगे कि कंपनी की बोरविंग कितनी है उसकी टोटल कैपिटल में। मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जितनी बोरविंग है कंपनी की डिवाइडेड बाय कंपनी के टोटल कैपिटल। तो जब आप ये चीज़ें चेक करोगे, ये तभी चेक किया जाएगा अगर कंपनी ने अपनी टोटल कैपिटल में से कुछ पैसा बाहर से भी मंगवाया हुआ है, अदरवाइज ये चेक नहीं किया जाएगा या इसको एडजस्ट नहीं किया जाएगा। और जितना भी आंसर आएगा उसको एडजस्ट करने के लिए आपने ये सेम एंट्री डालनी है जो मैंने डेप्रिसिएशन में आपको बताई थी। दैट्स ऑल। आई होप आपको ये 1 आवर के प्रॉपर मैराथन में प्रॉपरली रिवीजन हो गई होगी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कंसेप्ट क्या है, और इसकी प्रॉपर जो अंडरस्टैंडिंग है आपने की होगी, उसको एक दिन पहले कैसे रिवाइज करना है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रही हैं, एक रीकैप कैसे करना है आपने सारी चीज़ों को, वो मैंने आपको यहाँ पे हेल्प कर दी। तो आई होप इस मैराथन से आपको बहुत हेल्प मिली होगी और बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को अच्छे से सुनकर अपना पेपर करके आएंगे। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये पूरा कंसेप्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इस 1 आवर के अंदर अंदर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन भी दबाइएगा, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत मददगार होने वाली हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।